तारीख पे तारीख हमें दिया जा रहा है, लेकिन क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अगर हमने हिंदुस्तान का झंडा अपने हाथ में रखा, क्या हम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है? माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का एक बड़ा बयान आता है और इस बड़े बयान के अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरे समय में कोई भी धांधली हुई होगी या किसी भी वर्दीदारी जो गलत तरीके से रिक्रूट किया होगा तो अगले ही क्षण मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के वापस यूपी चला जाऊंगा। और हमने सबूत भी आपके सामने पेश किए कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो है कितने बच्चे ऐसे रिक्रूट हुए हैं जिनकी फिजिकल अगर हाइट देखी जाए तो फिजिकल हाइट भी उनकी बराबर नहीं है और फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोई जाता है, रिटर्न के लिए कोई जाता है। अब जब से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आए हैं तब से सबसे पहली रिक्रूटमेंट हुई थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की और सबसे बड़ा स्कैम आज दिन तक का जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई माना गया है तो वो फायर एंड इमरजेंसी स्कैम है, जिसके ऊपर लगातार जेके मीडिया हमेशा आवाज़ उठाता हुआ नजर आया है और ये कहता हुआ नजर आया कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर जो है वो सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। आज एक बार फिर फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट के बच्चे जो है वो यहाँ पे एस्पायरेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माननीय उपराज्यपाल कहते हैं कि अगर कोई धांधली हुई होगी तो मैं अगले ही क्षण जम्मू कश्मीर छोड़ के यूपी चला जाऊंगा, लेकिन अभी तक आपके जो एक बड़ा स्कैम है, जब माननीय उपराज्यपाल साहब आए थे तो सबसे पहली रिक्रूटमेंट ही आप ही की हुई थी फायर एंड इमरजेंसी की और सबसे बड़ा घोटाला भी इसी के अंदर हुआ है। सबसे बड़े एडवोकेट उन्होंने भी ये कहा है कि महज 24 घंटे लगेंगे इसके ऊपर पूरा पर्दाफाश करने में। क्या कहना चाहेंगे माननीय उपराज्यपाल? नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि एलजी साहब ने कहा है कि अगर एक भी बंदा मुझे दिखाओगे बैकडोर एंट्री से लगा है मैं अगले क्षण यूपी चले जाता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ एलजी साहब को, आप अपना रिजाइन लेटर जेब में डालो और हमारे पास आओ। जो हमने आपको एलजी ऑफिस में गवर्नर हाउस में जब हमारे दोस्त आपसे मिलने आए थे पूरी फाइल दी थी, 700 बंदों की फाइल दी थी जो बैकडोर एंट्री से नहीं कत्ल करके आपने 7,000 फैमिलियों की ब्रूटल किलिंग करके उन लड़कों को लगाया था। जो बैकडोर एंट्री थी, करप्ट थे, नेपोटिज्म से लगाया था, फेवरेटिज्म से लगाया था, वो कहाँ गए? मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूँ, एलजी साहब स्टेज पे चढ़ के लोगों को गुमराह करना आसान है, हकीकत की तरह चलो। आप यहाँ के जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन पार्टी को कहते हैं इन्होंने मिलिटेंट भर्ती किए, इन्होंने हमने 45 लोग मुलाजिम लगाए। आपने कौन से देशभक्त लगाए हैं? आपने भी तो चोरी लगाए हैं, आपने भी तो करप्ट लगाए हैं। अगर आप इतने ही बुद्धिमान जीवी हो, आप इतने ही अच्छे समझदार व्यक्ति हो, आप तो पहले अपने यूपी का भला कीजिए। हम जम्मू कश्मीर के लोग हर साल 50 लाख यूपी बिहारियों को रोजगार देते हैं। आपको पता है अगर हमारे पॉलिटिशियन करप्ट थे, बेईमान थे, चोर थे तो उन्होंने हमें बाहर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें यूपी बिहार इंटर डालने के लिए नहीं भेजा, टॉयलेट कमलों के बाद नौकरी करने के लिए बाहर नहीं भेजा। अगर हमारे लीडर, हमारे जो पार्टियां थी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर अगर इतने ही गंदे थे और उन्होंने हमें लोगों को यूपी बिहार इंटर डालने के लिए नहीं भेजा, टॉयलेट कमलों के बाहर। अगर आप समझदार हो, बहुत बुद्धिमान जीवी हो, सिन्हा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने यूपी का भला कीजिए। अगर आप इतने ही ज्यादा अच्छे लीडर थे, आप इतने ही लायक थे, आपकी पार्टी इतनी ज्यादा समझदार थी, आप तो पहले यूपी बिहार का कीजिए। हम तो 50 लाख यूपी बिहारियों को हर साल रोजगार देते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हमारी जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिलिटेंटों को नौकरियां लगाते हैं, तो आप क्यों आ रहे हो इधर? क्यों? किसने बुलाया आपको? किसने बुलाया है? हम आपसे 3 साल हो गए हमें आपसे यही कहते हुए कि इस लिस्ट को क्रैश करो, इसमें फेवरेटिज्म है, इसमें नेपोटिज्म है, इसमें गंदे लोग लगे हैं, चोर लगे हैं, चपाटे लगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एलजी साहब के कान तक आज तक जू नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि एलजी साहब को मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हमें शक लगता है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब इसमें मुलविस है। क्योंकि जो भी अभी है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो या यूपी से हैं या बिहार से या छत्तीसगढ़ से, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर धांधली की, उन्हीं लोगों ने 317 एप्लीकेट करने के बाद जो भी भर्ती आई सबके सब भर्तियों पे उन्हीं लोगों ने करप्शन की। आप देख रहे हो, आपको भी पता है 317 एप्लीकेट करने के बाद जो भी भर्ती आई, जो भी रिक्रूटमेंट, सब में स्कैम आया, चाहे वो जेई की थी, चाहे फायर सर्विस की थी, चाहे सब इंस्पेक्टर की थी, कोई भी भर्ती ले लो 317 के बाद सब स्कैम। और आप स्टेज पे चढ़ के लोगों को ये बता रहे हो कि मैंने बैकडोर एंट्री नहीं कराई। मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूँ, आप आइए, हम आपको एक नहीं 10,000 लोगों को बताएंगे किस किस डिपार्टमेंट में बैकडोर एंट्री और कहाँ लगाए, हम आपको सबूत दे। आप जम्मू कश्मीर की आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं और उनसे बड़ी जो कुर्सी है, जब वो कहते हैं कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए, जो भी बड़े बड़े अफसर इसके अंदर मुलविस हैं उनको जो है वो सलाखों के पीछे डालना चाहिए, लेकिन वो जो जिनको कहा जाता है कि इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए तो वो खुद ये कहते हैं कि अगर इंक्वायरी बिठाई गई तो मेरे घर पे इंक्वायरी आ जाएगी। ये सारा है चोरी, कातिल चोर है। और वही इन्वेस्टिगेशन करने वाला 1 महीने का टाइम दिया था, मेरे को 4 महीने हो गए, कमिटी टच से मस नहीं हो रही है।
3 बार हमको एलजी साहब से मिले। हमने कहा जनाब मोहतमाना गुजारिश है, हम आपके सामने आज जो कमेटी रिपोर्ट दे दो। हमने आपको सारा प्रूफ किया। आप देख रहे हो ये सारे नेपोटिज्म वाले लड़के हैं, जिनका बाप दादा भाई चाचा सा लगा होता है, वो सारे वही लड़के हैं। हमने उनको ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने उनको मतलब दिखाया, डल लेक में पेपर लीक, हमने बंदा लाया फ्रंट ऑफ मीडिया पे जिसने पेपर खरीदा था। लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग ही बेवकूफ हैं। एक मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, बहुत बड़ा। मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब इतना ज्यादा गरूर अच्छा नहीं होता है। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम वेलकम भी बहुत अच्छा करते हैं लोगों का, लेकिन ऐसी चोरियां बजारियां मत करो। जो करना है साहब हमारे इंसाफ कीजिए, हमारे हक में बात कीजिए। हम जो इंसेस्टिस आए हमारे साथ, हमारे हक में बात होनी चाहिए। एलजी साहब का बयान आता है कि अगर कोई धांधली मेरे समय में की गई हो तो मैं अगले ही क्षण जम्मू कश्मीर छोड़ के यूपी चला जाऊंगा। लेकिन सबसे पहली रिक्रूटमेंट जब माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आए थे, सबसे पहली रिक्रूटमेंट आप लोगों की गई थी फायर एंड इमरजेंसी। लेकिन आज सबसे बड़ा स्कैम भी अगर कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स अगर कहा जाता है, तो इसी रिक्रूटमेंट को कहा जाता है। लेकिन एलजी साहब ने आंखें बंद की है इस तरफ के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, हम कश्मीर घाटी से यहाँ पे आए, जम्मू घाटी से भी लड़के यहाँ पे आए हैं, तो हम यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। रही बात जो गवर्नर साहब ने कल अपने तकरीर में कहा कि अगर किसी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ तो आप एक काम करो, जितने भी आपके पास एविडेंस सबूत है मेरे हैंड ओवर करो, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं खुद गवर्नर साहब से मिला हूं राजभवन में, जितने हमारे पास एविडेंसेस है, सबूत है, मैंने गवर्नर साहब के सुपर्द कर दिए। अब गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। उसने कमेटी गठन की है, काम की कमेटी नहीं है। अगर वो काम की होती, SI FAA जल शक्ति में उन्होंने 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, चौथा महीना चल रहा है, कमेटी 10 से बस नहीं हो रही है। हम तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर 2013 में भी स्क्रैप हुआ, अगर 2018 में भी स्क्रैप हुआ, अगर 2020 में भी धांधली हुई है, तो हम कब तक एग्जाम देंगे? आप मुझे बताइए। 2013 में भी घोटाला, 2018 में भी घोटाला, 2020 में भी घोटाला, हम कब तक एग्जाम देंगे? उन बदबख्तों ने हमारी जिंदगियों के साथ खेला। आई विटनेस गजनफर नबी, वो भी इकरारी जुर्म कबूल करता है कि मैंने पेपर कहां से पढ़ा है, लेकिन उसको अभी तक CBI ने रेड नहीं लगाई। CBI कर क्या रही है? अगर CBI का काम था, वो हमने काम किया है, 75% काम हमने कर दिया। CBI का काम रह गया खाली 20%। अब CBI अंदर कर क्या रही है? मुझे बिठाओ CBI की इंक्वायरी में, मैं 24 घंटे के अंदर इस काम बाहर निकालूंगा। मुझे बिठाओ। ये हमें पता है कि ये कौन कौन ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम कश्मीर घाटी से जम्मू आ गए, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ। गवर्नर साहब, हम कश्मीर से जम्मू घाटी और कश्मीर और जम्मू घाटी से यहाँ पे आए, आज शाम को हमें कैंडल मार्च आपके हाउस तक। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, आज हमें अपने घरों में रहना हो, आज हमें अपने घरों में होना चाहिए, क्योंकि कल जो जलजला आया, 7.7 मैग्नीट्यूड आया, हमारे घर वाले परेशान हो गए, हमारे माँ बाप रो रहे घर में, वो हमें फोन कर रहे हैं, क्या आप सही है? वो कह रहे आप सही है, वो कह रहे क्या आप सही है, लेकिन क्या करेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और मुसलमानों को एक अच्छा सा त्योहार आने वाला है, कल माह रमजान, माह मुबारक आने वाला है, और 1 महीने के लिए हमें फाका रहना पड़ता है। शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमें अपने घरों में इस वक्त होना चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तारीख पे तारीख हमें दिया जा रहा है, लेकिन आज हम कश्मीर से आएंगे, हम कश्मीर से यहाँ पे तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अगर हमने हिंदुस्तान का झंडा अपने हाथ में रखा, क्या हम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है? अगर हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है, कर दो हमारी सिटीजन कैंसिल। हम बैरूनी मुल्कों में पसंद करना बैठेंगे। हम इस तिरंगे को रेस्पेक्ट करते हैं, हम इस तिरंगे को रेस्पेक्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। हम इन चोरों को, दलालों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, गवर्नर साहब, क्या आपके बच्चे नहीं है? क्या आपके बच्चे नहीं है? क्या हम आपके बच्चे नहीं है? हमें इंसाफ दीजिए। वी वांट ओनली जस्टिस। देख सकते हैं कि कितना गुस्सा जो है इस समय इन लोगों के अंदर भरा हुआ है, कितना रोष इनके अंदर भरा हुआ है।
जब से एलजी साहब का ये बयान आया और उस बयान के बाद जो है लगातार ये बच्चे जो है यहाँ पे अब सड़कों पर आ रहे हैं, सबूत के साथ एलजी साहब को अपना सबूत दे रहे हैं कि आपके समय में ही जो है ये धांधली जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।